बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान आप लोग के खैर आफ़ियत से गुज़र रहे होंगे। अपनी दुआओं में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा, आप लोग की बहुत सारी दुआएं। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे सजिटेरियस असेंडेंट और देन उसके बाद कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारे सिर्फ 2 असेंडेंट्स रह जाएंगे और फिर उसके बाद आगे ईद है और ईद के बाद इंशाल्लाह हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करेंगे जिसमें हम राहु केतु पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम योग पढ़ना शुरू करेंगे। एक से ज़्यादा प्लैनेट्स अगर एक हाउसेस में हों उनका क्या मतलब है, रेमेडीज़ को समझना शुरू करेंगे। इसमें आज़म को देखेंगे, नक्षत्रास को देखेंगे, दशांतर दशा को देखेंगे। अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे निकाला जाता है, अगर कोई कारोबार शुरू करना है, शादी शुरू करनी है, कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। तो ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का सिलसिला है बिल्कुल एक मुख्तलिफ डिफरेंट और मज़ीद मेरा ख़्याल है इस बोरियत से निकल के अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। आज के जो सवालात हैं, सबसे पहला सवाल है तौसीफ़ ज़फ़र साहब ने किया है। इन कैंसर असेंडेंट इफ़ जुपिटर एंड केतु प्लेस्ड इन 6th हाउस इन इट्स ओन साइन सेजिटेरियस व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन। कि अगर कैंसर असेंडेंट हो जायचे में, हम जायचे पे चले जाते हैं। ये मिसाली जायचा एक आपके सामने खुला हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं कि असेंडेंट हमने मिसाल के तौर पे कैंसर नंबर 4 लिखा हुआ है 1st हाउस में। इन्होंने पूछा है कि अगर जुपिटर जो है वो जायचे के 6ठे घर में चला जाए और साथ उसके ग़ालिबन राहु था या केतु था, केतु उसके साथ प्लेस्ड है और 6ठे घर में है मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो सबसे पहली मैं बात यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर जुपिटर के पास इस जायचे में 2 घर हैं, एक 9th हाउस है नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है और एक नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है 6, 2 घर हैं इसमें। और जुपिटर अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है और असेंडेंट का लॉर्ड मून वो जायचे में अच्छी जगह पे है तो जुपिटर को एक योग मिलता है जिसका नाम है विपरीत राजयोग। ये एक राजयोग में से एक ऐसा योग है जिसके अंदर नहस घर का स्यारा अगर नहस घर में हो, यानी 6, 8, 12 जो घर हैं इनमें से कोई भी एक प्लैनेट लेट सपोज 6ठे का 8वें में चला जाता है, 8वें का 6ठे में है, 6ठे का 12वें में है, 12वें का 8वें में है, तो अगर ये आपस में हाउसेस चेंज कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग, यानी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है उसका अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लगन का लॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो ये विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाता है। इसी जायचे में देखते हैं कि असेंडेंट कैंसर है, उसका लॉर्ड मून प्लेस्ड है 12th हाउस में, तो लगन का लॉर्ड पहले ही ख़राब है। तो इस सिचुएशन में जुपिटर को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। जुपिटर अब सिर्फ ख़राबियाँ और बुराइयाँ ही देगा। क्या बुराइयाँ देगा? बीमारी के घर में है, बीमारियाँ बढ़ाएगा। 9th हाउस का लॉर्ड है, बाप है, उसको भी बीमार रखेगा। नसीब है, उसमें भी ख़राबियों को पैदा करेगा, कर्ज़ को एक्टिव रखेगा। और फिर इसकी 3 नज़रें 5, 7 और 9 जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ भी ख़राबी देगा। और केतु अभी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि केतु जो है वो हम पढ़ेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। तो केतु की तरफ अभी हम नहीं जाते, हम जुपिटर तक इस सवाल को लेते हैं कि अगर तो असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा है तो विपरीत राजयोग उसको मिल जाना था। यानी फिर इस जायचे में ये जो साहिब जायचा है उसने बरियो ज़िम्मा हो जाना था उन तमाम ख़राबियों से जिनका ताल्लुक़ 6ठे घर से। ना ज़िंदगी में कर्ज़ की तरफ जाता, ना रोग दुख तकलीफ़ की तरफ जाता, अगर बीमारी हो भी जाती तो जल्दी रफ़ा दफ़ा हो जाती। मेरे पास ऐसी भी ख़वातीन कुछ आती हैं, मैं उनको जानता हूँ जो ज़िंदगी में कभी उनको बुखार भी नहीं हुआ, वो ख़ुद इस चीज़ से बड़ी परेशान है।
कि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, शौहर बीमार होते हैं, हमें कोई छींक भी आ जाती है लेकिन बुखार कभी नहीं होता। तो उनका जिस्म ऐसा डिज़ाइन हुआ होता है कि बहुत सारी बीमारियों से वो, ऐसा नहीं कि उनको बाकी शुगर ब्लड प्रेशर ये नहीं होता, कुछ बीमारियों से वो बच जाते हैं। अगर बीमार हो जाएं तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है तौसीफ़ ज़फ़र साहब का ही कि इन कैंसर असेंडेंट इफ़ मार्स इज़ प्लेस इन 12th हाउस in sign of Gemini with Mercury and Rahu, what will be the interpretation of Mars? यानी कैंसर असेंडेंट में ही इसी जायचे को हम देख लेते हैं और इत्तफाक से इसी मिसाली जायचे में मार्स जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में ही है। अब इस जायचे के अंदर मार्स अगर 12वें घर में है तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली हम उसको देखेंगे कि उसका किरदार क्या है। मार्स का 12वें घर में आना ख़राब पाया जाता है। अब अगर इसके साथ मरकरी बैठा हुआ है, अब मरकरी इस जायचे के अंदर 2 घर लेके बैठा हुआ है, एक तीसरा घर मरकरी का है और 12वां घर अपना घर भी उसी का है, 12वां नंबर 3 और नंबर 6 जैसे आप लिखा हुआ है, ये मरकरी के घर है। मरकरी का कलर ग्रीन है, आप ग्रीन से भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ग्रीन है वो मरकरी के घर है, जहाँ जहाँ रेड है वो मार्स के घर है, जिधर वाइट है वो मून का घर है। ये कलर्स भी आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये ब्राउनिश सा कलर है वो सन का घर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जुपिटर का कलर है येलो, तो येलो और वो पिंकिश सा वो जुपिटर का है। तो कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आप सैटर्न ब्लू है, आप सैटर्न का आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू, ये सैटर्न के कलर हैं। तो इस तरह से भी आप हाउसेस को देख सकते हैं। अगर आपको सिंबल्स याद करने में दुश्वारी हो रही है, आप इनके कलर्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो मरकरी अगर जायचे के 12वें घर में है और असेंडेंट का लॉर्ड मून अच्छी जगह पे होगा कैंसर असेंडेंट का, तो मरकरी को तो मिल जाएगा विपरीत राजयोग, लेकिन मार्स ख़राब है, मार्स ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ राहु भी अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर अब राहु को जमनाए के अंदर शर्फ मिलता है, लेकिन चूँकि राहु अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जब हम राहु पढ़ेंगे फिर मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। बहरहाल मार्स ख़राब है। नेक्स्ट सवाल है शाहिद इकराम साहब का। अगर बच्चों की तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश और वक्त पैदाइश मालूम हो तो वालिद या वालदा का बर्थ चार्ट बन सकता है? अगर बन सकता है तो तरीका बता दें। अच्छा सवाल है इनका। अक्सर पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो ये हतमी नहीं है, साफ सी बात है, ये हतमी नहीं है, क्योंकि हर शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक ही चलता है। आपको अपने वालिदैन के बारे में कुछ ना कुछ आगाही तो मिल जाती है, लेकिन वो हतमी नहीं होती है। हिंट मिल जाते हैं, एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा, लेट सपोज ये सामने कैंसर असेंडेंट का ही जायचा खुला हुआ है। अब ये साहब अपने वालिद को देखना चाह रहे हैं, वालिद के जायचे को। तो वालिद कहाँ से देखते हैं हम? 9th हाउस से। अब इस जायचे का जो 9th हाउस है वहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा नंबर? नंबर 12। 12 का मतलब है पाइसेस। तो कैंसर असेंडेंट वालों ने अगर अपने वालिद को देखना है तो वो देखेंगे पाइसेस के थ्रू। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? साइंस को आप क्लिक करें और सबसे नीचे लिखा हुआ पाइसेस, इसको आप क्लिक कर दें। तो अब नंबर 12 कहाँ पे चला गया? टॉप पे आ गया, असेंडेंट बन गया वो, कि आपने अब पाइसेस को असेंडेंट बना दिया, फर्स्ट हाउस में ले गए उसको। यानी वालिद को बजाय इसके कि हम गर्दन घुमा के इधर से देखें, गर्दन घुमा के हम उधर से देख रहे हो, हम एक काम करते हैं कि उस जायचे को ही हम ऊपर टॉप पे ले जाते हैं। तो अब ये कैंसर असेंडेंट वाले के वालिद का जायचा आ गया, जो कि फाइनेंस मार्स के पास है, मेहनत जो है वीनस के पास है, घर का सुख, शादी का सुख मरकरी के पास है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये हतमी नहीं होता। और इसी तरह अगर कैंसर असेंडेंट या कोई भी असेंडेंट वाला है, अब इसके अंदर इसने अपनी माँ का जायचा बना के देखना है कि माँ बीमार है या जो भी इशू चल रहा है। तो
माँ का कौन सा घर होता है? 4th हाउस, नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो नंबर 7 का मतलब है लिब्रा। साइंस पे आप जाके क्लिक करेंगे लिब्रा को, अब आप लिब्रा को ले आए टॉप पे। ये अब कैंसर असेंडेंट की माँ का जायजा। अब माँ का पैसा देखना है, कमेटी देखनी है, रिश्ते नाते देखने हैं, कुछ भी देखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट मैं फिर कहूँगा हर इंसान का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ही हतमी होता है, ये हतमी नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। आसिया गुल, अकरब लगन के दूसरे घर में मुश्तरी 0 डिग्री पर हो तो इसको एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं? इसका सदका और स्टोन क्या होगा? असेंडेंट की 0 डिग्री या 12 डिग्री हो तो इसके क्या असरात होते हैं? सबसे पहले तो कैप्रिकॉन असेंडेंट की बात कर रही हैं, हम ये कैप्रिकॉन को असेंडेंट बनाते हैं। पहले नंबर 8 लिखा हुआ है कैप्रिकॉन। अब इनका सवाल ये है कि दूसरे घर में ही, यानी नंबर 9 में, 2nd हाउस में, ओन साइन का अपने घर में जुपिटर अगर 0 डिग्री पे है तो क्या उसको एक्टिव कर सकते हैं? बिल्कुल एक्टिव करें, क्योंकि डेड पड़ा हुआ है। फाइनेंस का लॉर्ड है, फाइनेंस के साथ साथ औलाद का है, प्यार मोहब्बत का है, ख़ानदानी मामलात का है, तो इसको बिल्कुल एक्टिव करें। इल्म का है, एजुकेशन का है, बोलने का है, तो इसका जो स्टोन है वो बनता है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज, वो लेकर पहने तो ये एक्टिव होगा। और दूसरे नंबर पे इन्होंने पूछा कि जो लगन की डिग्री होती है उसका क्या मतलब होता है। जैसे ये लगना लिखा हुआ है एरीज 7 डिग्रीज, तो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। जब हम नक्षत्रास पढ़नी शुरू करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये 360 का जो सर्कल है, ये पूरी दुनिया के गर्द, ये कहीं ना कहीं जब आके लॉक होता है तो वहाँ से डिग्री ख़त्म होती है 360 की, बीच में से कहीं से अगला जो है वो ज़ोडिएक साइन स्टार्ट हो रहा होता है। तो जब हम नक्षत्रास पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जो हाउसेस के अंदर प्लैनेट्स की जो कैलकुलेशंस हैं, जो डिवाइडेशन हैं, जो उनकी डिग्रीज़ हैं, उस पर भी आप फोकस रखें। अभी असेंडेंट की क्या डिग्री है इसको भी आप फ़िलहाल छोड़ दें, ये हम आगे चल के देखते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल मोहम्मद सागर, एस्ट्रोलॉजी से हमें मालूम हो गया कि मर्ज़ की रूहानी है या जिस्मानी है, लेकिन मर्ज़ अगर रूहानी हो तो हम जो सदका करते हैं तो इस सदक़े से रूहानी मर्ज़ ठीक हो जाता है। क्या सदका करने से आसेब भी भाग जाता है, मतलब जिन या भूत? देखें, एस्ट्रोलॉजी जो है ये बिल्कुल आपको आगाही देती है हर किस्म के अलूम की, वो मख्फी अलूम हो, वो सिफली अलूम हैं, वो कोई जादू है, टोना है, या किसी भी किस्म के मामलात हैं, क्योंकि हर प्लैनेट किसी न किसी चीज़ के साथ मंसूब है। और अगर आप उसका कोई रूहानी तदारुक कर रहे हैं अपने मजहबी अकायद के मुताबिक, अगर आप उसकी रेमेडीज़ कर रहे हैं, रूहानी इलाज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस किस्म की जो शिद्दत और असरात होती है उसमें कमी होती है। एस्ट्रोलॉजी अब यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या देता है? अब फ़ायदा ये देता है कि एक बंदा अपने ख़राब दौर से गुज़र रहा हो और उसके ऊपर किसी बीमारी का गलबा हो, या किसी आसेब का गलबा हो, या किसी नहुसत का गलबा हो, तो वो उस ख़राब दौर के अंदर वैसे ही नहीं जाता। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी में आप ये फ़ाइंड आउट करें कि उसकी जो बीमारी है, ग़ज़ब वो रूहानी है या दुनियावी है या जो भी बीमारी है, उसकी तशख़ीस होने का बेहतर वक्त कौन सा होगा, कब वो ठीक हो सकता है? क्या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 माह के बाद, 4 माह के बाद, कि वो हाउस और उस हाउस के जो प्लैनेट हैं वो कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, वो क्या ख़राबियाँ लेके, क्या वीकनेसेस लेके बैठे हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्या सदक़े आपने करने हैं। तो जब वो प्लैनेट किसी अच्छी पोजीशन, अच्छे वक्त में आए तो उस वक्त डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि जो भी आसेब है, भूत है, बीमारी है, या जो भी वॉटेवर है। वैसे हमारे माशरे में ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ से डराया जाता है कि आप पे किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने तावीज़ कर दिए हैं। ना करने वाले को पता होता है, ना जिसके ऊपर गुजर रही होती है, ना उसको सही तरह से पता होता है, सिर्फ कह देते हैं आप पे किसी ने जादू किया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में
को इतने पाए कि भी जादूगर पैदा नहीं हुए जो हर किसी के ऊपर बहुत सारा जादू करें और वो आए रोज़ बीमार होते रहें। कुछ इंसान के अपने ख़राब अमाल भी होते हैं। आपको पता है कि ये जो हम वजीफ़ा करते हैं कि आप एक वजीफ़ा पढ़ लें, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाएंगे, और आप दे दनादन वजीफ़े पे वजीफ़े पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं ठीक हो रही। कभी इस वजीफ़े के जो लग़वी मायने हैं उसको कभी समझने की कोशिश की कि क्या है। एक तो वजीफ़ा वो होता है ना, स्कॉलरशिप, आपको वजीफ़ा लग जाता है, आप पढ़ने चले जाते हैं, हुकूमत वजीफ़ा लगा देती है, मदद। तो ये एक रूहानी मदद है, एक रूहानी गैबी मदद है अल्लाह की तरफ से जो इंसान के साथ मंसूब। लेकिन वो क्यों होती है? वजीफ़े का लुग़वी मानी ये है कि अगर आप कोई इस्म आज़म पढ़ रहे हैं, आप कोई कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, उस आयत को समझ के पढ़ने को वजीफ़ा कहा जाता है, उस पे अमल करने को वजीफ़ा कहा जाता है। वजीफ़ा उस वक़्त कारामद होता है कि अगर आपने लेट सपोज सूरह कदर पढ़ रहे हैं, आप सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, आप सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, ना आपने ये कभी समझा कि मैंने उसमें लिखा क्या है, उसका तर्जमा क्या है, मैंने उसके ऊपर अमल कैसे करना है। तो वजीफ़ा बेसिकली होता ही यही है कि उसके लुग़वी मानी ये हैं कि आपने उसको समझना है, उसके ऊपर चलना है, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना। सवाब तो बहरहाल मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ने का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, उस दौर में बड़ा परेशान था कि ना मेरा काम चल रहा है, ना मेरा कारोबार चल रहा है, तो मैं क्या करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा उसको बताया पढ़ने के लिए। एक छोटा सा अमल था कि तुमने सिर्फ इतना पढ़ना है कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूँ, बस ये है। ये वाक़या आम वाक़या बच्चों की किताबों में भी मिल जाता है, 6ठी 7वीं क्लास में भी मैंने पढ़ा था स्कूल में। तो बंदा कुछ अरसे के बाद आता है तो बड़ा खुशहाल, हालात बदल गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या पढ़ते रहे? उसने बताया वही जो आपने कहा था कि मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा है। तो वो आगे से मुस्कुराए कि तुमने तो वजीफ़ा उल्टा पढ़ दिया सारा। पढ़ना ये था कि तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, और तुम पढ़ते रहे हो कि मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। तो यहाँ पर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे हालात बदलने की वजह है कि तुम जिस नीयत से पढ़ रहे थे, जिस मकसद से पढ़ रहे थे, जो तुम्हारे अंदर काम करने का इश्क मौजूद था, अपने अमाल को ठीक करने की वो वजूहात तुमने तलाश कर ली थी, इस वजह से अल्लाह ने तुम्हारे गलत पढ़ने को भी तुम्हारे लिए ठीक कर दिया था। तो असल मकसद ये होता है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, कि आप जो भी अमाल वज़ाइफ किसी को बताते हैं, आप पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कभी किसी को बताएं तो आप उनको साथ साथ ये भी ताकीद करें कि इस वजीफ़े का, इस अमल का ये मकसद है, ये पर्पज़ है। आसान लफ्ज़ों में डराएं ना लोगों को डराएं ना। कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो इंसान के ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है। आपके काम ठीक नहीं हो रहे होते, कभी तवज्जो ही नहीं देते कि माँ घर में नाराज़ है और दुनिया को खुश कर रहे हैं, औलाद को खाने के लिए कुछ दिया नहीं है, और दोस्तों के लिए कि मुल्क ठीक हो जाए, घर के हालात ठीक ना हों। तो सबसे पहला हक़ किसका होता है? घर वालों का, पड़ोसियों का। तो फिर जाके चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। साइमा ज़री हैं, अगर जायचे के 9वें घर में असद का साइन हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ शम्स बैठा है। क्या बुर्ज असद के साइन के भी नज़रात होंगे और शम्स पहले घर में? अगर जायचे के 9वें घर में असद का साइन हो, यानी 9th हाउस जो है, चलें पहले हम जायचे पे 9th हाउस को सेट करते हैं। ये कह रही हैं कि जायचे का जो 9th हाउस है, देखते हैं 9th हाउस कहाँ पे आता है। स्कॉर्पियो जी, सेजिटेरियस। अच्छा, अब असेंडेंट है सेजिटेरियस, इस तरह से समझने में आसानी होगी। अब इनका सवाल दोबारा पढ़ते हैं। अगर जायचे के 9वें घर में असद का साइन हो, यानी 9th हाउस लियो है, ठीक है, नंबर 5 लिखा हुआ है वहाँ पे,
तो इसका मतलब यह है कि वहाँ शम्स बैठा है। अच्छा, क्या बुर्ज असद के साइन के भी असरात होंगे और शम्स जो है वो पहले घर में है? सही है। इनका कहने का मकसद ये है कि जायचे का जो 9वां घर है वो लियो है, लेकिन सन वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है पहले घर में, जहाँ नंबर 9 लिखा है। मिसाल फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट हाउस में है। देखें, 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी बैठा होगा, वो चाहे फर्स्ट में हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे वो थर्ड में हो, वो उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा होगा। तो 9th हाउस के बिल्कुल असरात होंगे, क्योंकि उसका प्लैनेट कहीं ना कहीं पे जाके बैठा हुआ है। 9th हर हाउस के अपने असरात हैं, कोई घर खाली नहीं है। इस जायचे में अगर आप देखें, जहाँ पर नंबर 3 लिखा है ये घर खाली है, नंबर 6 लिखा है वो घर खाली है, लेकिन इस ग्रीन कलर का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। अब मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है? लेट्स सपोज छठे घर में है, छठे बीमारी के घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मरकरी के छठे घर में जाने से ये 2 घर भी ख़राब हैं और जिधर वो बैठा है वहाँ भी खराबियाँ ही दे रहा है। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर लेट्स सपोज पहले घर में है, तो नसीब आके बिल्कुल सर पे बैठ गया, लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो अच्छा होगा, फ़ायदा देगा। असरात 9th हाउस के बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके प्लैनेट की रोशनी के मुताबिक कि प्लैनेट कहाँ पे है और किस डिग्री के साथ बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जायचे के, और सॉरी बार बार जायचा आ रहा है सवाल की जानिब। अगर बुर्ज कौस लगन जिसकी डिग्री 12 है, हमें इस बात का पता है कि इसका लॉर्ड मुश्तरी है। अगर पहले घर में मुश्तरी की डिग्री 12 है तो 9वें घर में इसकी डिग्री मुख्तलिफ क्यों? अगर पहले घर में मुश्तरी की डिग्री 12 है तो 9वें में भी 12 होनी चाहिए, क्योंकि बुर्ज कौस। देखें, यहाँ पर कन्फ्यूजन एक हो रही है कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये जायचा इस वक्त असेंडेंट क्या है? सजिटेरियस। अब सजिटेरियस के पास 2 घर हैं, और सॉरी जुपिटर इसका लॉर्ड है और जुपिटर के 2 घर हैं। एक नंबर 12 जहाँ पे लिखा है चौथा घर, और नंबर 9 जहाँ पे लिखा है ये 2 घर हैं। इन दोनों घरों की कोई डिग्री अलग अलग नहीं होगी, डिग्री सिर्फ होगी इनका जो प्लैनेट है जुपिटर, जो इस वक्त नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर की डिग्री होगी। 2 हाउसेस की अलग अलग डिग्रीज़ नहीं होती हैं। इसको आप दोबारा से देखिएगा। फिर इनका सवाल ये है कि अगर शम्स की नज़र 7वें घर पर है, तो 7वें घर में मौजूद सियारा 12 डिग्री के हल्के में आ रहा है, तो क्या वो ग़रूब हो जाएगा या सिर्फ इसके आगे पीछे वाले घर ग़रूब होंगे? इसकी नज़र जिस घर पर पड़ेगी क्या उस घर को भी ग़रूब कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शम्स जिस घर में मौजूद है, यानी जहाँ पर है, जिधर है, उसके आगे पीछे को प्लैनेट होगा, सिर्फ उसी को ग़रूब करेगा, लेकिन जिधर देख रहा है वहाँ पे ग़रूबियत के कोई इम्कानात नहीं हैं। तो ये आज के सवालात हैं। अब अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, आज हम पढ़ेंगे सजिटेरियस असेंडेंट को, और इसके पहले 2 घर को हम देखेंगे। 2 घरों के जो लॉर्ड हैं, जायचे के 12 घरों में उनके क्या असरात होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। उसी तरह से हम अपने इस सेशन को थोड़ा सा क्विक रखेंगे ताकि हम जल्द से जल्द इसको वाइंड अप कर सकें। सजिटेरियस असेंडेंट का जो लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर के पास इस जायचे के 2 घर हैं। एक सबसे पहला घर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है, और चौथा घर नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है। 9 का मतलब है सजिटेरियस और 12 का मतलब है पाइसेस। तो जुपिटर इस जायचे का सबसे ज़्यादा अच्छा प्लैनेट है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर पॉजिटिविटी देगा, और जहाँ से आया है, जिधर बैठा है और जिधर देख रहा है वहाँ पर भी पॉजिटिविटी रखेगा। अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, कोई ख़राबी की जद में ना आ जाए। अदरवाइज़ जुपिटर इस जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट, और जुपिटर का जो स्टोन बनता है वो है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज। कि अगर साहिब जायचा अपनी ज़ात, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी सहरंगेज़ी, अपनी इस्लाहात, अपनी इब्तदा, अपने घर का सुख,
ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ, गाड़ी, सवारी, लैंड, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों को मजबूत करना चाहता है तो वो येलो सफ़ायर लेकर पहन सकता है। अब देखते हैं कि जुपिटर इस जायचे के अगर फर्स्ट हाउस में मौजूद हो। जुपिटर की 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जुपिटर का मिजाज मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी चुका हूँ कि ये एक खैर व बरकत का सियारा है, ये एक इल्म रखने वाला सियारा है, ये इल्म बांटने वाला सियारा है, इसके पास खैर ही खैर है। ये ख़ुद बेचारा किसी ख़राबी की ज़द में आ जाए तो आ जाए, लेकिन इसका काम ख़राबी देना नहीं है, इसका काम ख़राबी फैलाना नहीं है। अक्सर जायचों में जब जुपिटर ख़राब हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपने साथ बैठे हुए दूसरे प्लैनेट्स को भी ख़राबी दे रहे हों। वो जिधर होता है वो अपने हाउसेस को ही बेचारा ख़राब कर रहा होता है, उस हाउसेस से रिलेटेड उस जगह पे बैठा ख़राबियाँ दे रहा होता है। इंसान के अंदर जुपिटर के अच्छे होने की वजह से इल्मियत का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर जुपिटर ख़राब हो तो फिर इल्म का फुकदान पैदा हो जाता है। वही इल्म जो उसने हासिल किया है उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है। तो जुपिटर को हम रूहानी पेशवा भी कहते हैं, इसको गुरु भी कहा जाता है, मुश्तरी भी कहते हैं। मुश्तरी की अलवाह बड़ी मशहूर हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही, मुश्तरी की लौ पहन लें, काम नहीं चल रहा, मुश्तरी की लौ पहन लें। हर काम के लिए मुख्तलिफ जो आमिल हजरात हैं इसकी लौ बना के दे देते हैं। अब पैसा जो है, पैसा असल में गेम सारी पैसे की है इस दुनिया में, या तो मोहब्बत है या पैसा है। अब मुश्तरी चूँकि रूल करता है पैसे को भी, दौलत को, लक्ष्मी को, तो इस वजह से मोस्टली लोग, मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजर्स कई दफ़ा ये भी काम कर रहे होते हैं कि सारे जायचे को छोड़ देते हैं, एक मुश्तरी को ही ठीक करना शुरू कर देते हैं। कभी उसके नगीने पहना देते हैं, कभी उसकी रेमेडीज़ करवाना शुरू कर देते हैं कि बाकी सारे प्लैनेट्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ समझ आ जाती है कि एक ऐसा सियारा इनके अंदर मौजूद है जो खैर व बरकत का और पैसे का सियारा है। गो कि उसका ताल्लुक़ भले जायचे में पैसे के घर से ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें मंसूब हैं, जैसे मून जज्बात का सियारा है, लेकिन जब हम जायचे में उसको देखेंगे, अब हो सकता है वो जज्बात आपके वो दूसरे घर के हो सकते हैं, पैसे के हो सकते हैं, बीमारी का घर हो सकता है, लेकिन जो एक नेचुरल जो इमोशनल फीलिंग है वो मून ने कंट्रोल करनी है। तो इसी तरह जो नेचुरल आपका जो कुदरती तौर के ऊपर ये जो धन दौलत पैसा है, ये जुपिटर देख रहा होता है। तो जुपिटर जो है जहाँ भी जाता है, जहाँ बैठता है, वहाँ पर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो फिर मैंने भी जैसे बताया कि फिर इंतहा पसंदी की तरफ ही चला जाता है। यही काफ़ी होता है ख़राबी देने के लिए। जुपिटर अगर जायचे के पहले घर में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में, ओन साइन का अपने घर में, यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, एक तो अपने घर में लगन का मालिक हो तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, फिर यहाँ पे दिशा बल भी है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, और फिर लगन का मालिक लगन में हो तो इसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। और जुपिटर को जो पंच महापुरुष योग मिलता है इसका नाम है हमसा। हमसा, जैसे हमने भदर पढ़ा, रुचक पढ़ा, ससा पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे सटन का। तो मुख्तलिफ पंच महापुरुष योग जो प्लैनेट्स के हैं, सिवाय सन और मून के और राहु केतु के अलावा जो बाकी 5 प्लैनेट्स हैं उनको पंच महापुरुष योग लगते हैं। अब यहाँ पे बैठकर जुपिटर साहिब जायचा के लिए तो बहुत अच्छा है, डिग्री वाइज इसकी कैपेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा क्या ताकत लेके बैठा हो। इसने नज़र डाली 5वें घर पे,
बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी, वो तमाम चीज़ें पॉजिटिव करेगा जिसका ताल्लुक़ 5th हाउस से है। फिर इसकी 7वीं नज़र 7वें घर पे है, मैरिटल लाइफ का सुख देगा। अच्छा, एक मर्द के लिए और औरत के लिए जो अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख होता है, जो एक रूहानी तस्कीन कह लें, कशिश कह लें, चाहत कह लें, वो मुश्तरी देता है जुपिटर। एक औरत के लिए भी बचपन में अपने वालिद से बहुत प्यार करती है लड़की, और वही प्यार, वही एज इट इज़ चीज़ें, खूबियाँ वो अपने शौहर में भी देखना चाहती है। तो एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी में 2 मर्द बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक बाप और एक शौहर। और ये जो बाप और शौहर के साथ मोहब्बत है, जो प्यार है, उसको भी मुश्तरी देख रहा होता है। तो जुपिटर का रिलेशनशिप्स के अंदर जो कदर होती है, जो एक दूसरे का एहतराम होता है रिश्ते का, वो जुपिटर देता है। और जुपिटर जायचे के 9th हाउस पे भी यहाँ से नज़र डाल रहा है, तो साहिब जायचा के नसीब को भी बेहतर कर रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि वही जुपिटर जो अभी चंद लम्हे पहले पिछले घर में चांद तारे तोड़ के ला कर दे रहा था, जायचे को नॉर्मल से भी अबव कर दिया था उसने। एक तरफ हमसा पंच महापुरुष योग है, एक तरफ दिशा बल भी है, अपने घर का भी है, फिर 4th हाउस का भी लॉर्ड है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा था। लेकिन एक घर आगे जैसी वो पैदाइशी जायचे में आ गया है, तो जिसके जायचे में पैदाइशी तौर पे जुपिटर दूसरे घर में होगा, तो ऐसा बंदा सारी ज़िंदगी एक मुतनाज़ा शख्सियत होगी, क्योंकि लगन का लॉर्ड जुपिटर दूसरे घर में नंबर 10 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हबूत याफ्ता होता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है। अब जुपिटर बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। बुरे असरात यहाँ पर अगर जुपिटर डिग्री वाइज जितना कम हो उतना अच्छा है, जितनी इसकी डिग्री कम होगी उतना अच्छा है, क्योंकि इसने दीनी खराबी है कि जितनी हम इसकी तारीफ़ कर रहे थे, जितनी अच्छाई कर रहे थे, ना आप ख़ानदान वालों से बनेगी, ना को बोलने की कोई तमीज़ होगी उसको, ना फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी होगी। फिर चौथा घर भी रूल कर रहा है, चौथे घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा कि जिधर से आया है उन घरों को भी ख़राब कर रहा है, और जिधर देख रहा है बीमारी के घर पे, छठे घर पे नज़र है उसकी पहली, हेल्थ इश्यूज़, कर्ज़ के मामलात, पैसा ही नहीं है, दूसरे घर को देख रहे हैं, पैसा ही नहीं है तो कर्ज़ा ही लेगा। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी जा रही है 8वें घर पे, हर्डल्स, मुश्किलात खड़ी रहेंगी। कुछ तो ऐसी होंगी जो अपने बोलने से ही पैदा कर लेगा। और फिर 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, करियर के मामलात भी डिस्टर्ब रहेंगे। और जब जुपिटर की दशा अंतरदशा चल पड़ी, तो उस तवील अरसे में ख़राबियाँ रहेंगी ही रहेंगी। ना पैसा बनेगा, ना हेल्थ कंट्रोल होगी, ना फैमिली से ताल्लुकात ठीक होंगे, ना करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अब दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि जी अगर 10th हाउस का अपना लॉर्ड अच्छा है, अगर अपना लॉर्ड उसका अच्छा है, तो अच्छाई के अंदर भी उसको धचके लगते रहेंगे जुपिटर की ख़राबी की वजह से। तो यहाँ पर मतलब मिसाल देता हूँ ना कि अब पाकिस्तान के अंदर आम है लोड शेडिंग हो जाना। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं यूपीएस लगवा लेता हूँ, मैं जनरेटर लगवा लेता हूँ, मैं सोलर लगवा लेता हूँ। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा कहेगा कि बज़ाहिर लोगों को देखने में तो ये नज़र आएगा ना कि इसके पास पैसे थे, इसने यूपीएस भी लगवा लिया, जनरेटर भी लगवा लिया, सोलर भी लगवा लिया, लेकिन ये को मेरे से पूछे कि उसको लगवाने में ख़र्चा कितना हो गया मेरा, मैंने कितनी दिन और रात एक करके पैसे इकट्ठे करके अच्छे दौर के अंदर मैंने वो जो सेविंग रखी थी जिस और मकसद के लिए, वो किस मकसद में लग रही, ना गहानी मुसीबतों के ऊपर। क्या आप पैसे ले लेके घूम रहे हैं और लाइट नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं जी बिजली के बिल हैं पैसे ले लें, गैस के बिल आ रहे हैं पैसे ले लें, लेकिन गैस आ ही नहीं रही है। तो
कुछ ऐसी आजमाइशें जो अच्छे दौर में भी चल रही होती हैं, अब आप बड़े मज़े से बड़े कंफर्टेबल तरीके में बैठे हैं, पीछे एसी लगा है जो कि अभी बंद है, मौसम में भी चेंज है, टीवी लगा हुआ है, लाइट्स लगी हैं, लैपटॉप है, कि नज़र आ रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग बड़ी बेहतरीन चल रही है। लेकिन इसके पीछे जो मशीनरी काम कर रही है उस 8, 10, 15 लोगों की, जो लेक्चर बनाने से, बताना और डिलीवर करने के बाद आप तक पहुंचने तक जो मैन पावर है 10-15 बंदों की, छोटी छोटी चीज़ों की, वो बीच में शामिल होती हैं। यानी उस अच्छे दौर के अंदर भी कहने का मकसद ये है कि आपकी जो तरजीहात हैं या आपकी जो मसरूफियात हैं वो ना चाहते हुए भी कई दफ़ा कुछ और पड़ जाती हैं, कोई ना कोई फटीक पड़ जाती है आपको। क्या आपने पैसे रखे थे बेटी की शादी के लिए, पता चला कि यहाँ पर दादी का इंतकाल हो गया, पैसे वहाँ पे लग गए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, वैसी मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इस तरह के झटके लगेंगे फिर कि फिर से मेहनत करनी और फिर से काम शुरू। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के पैदाइशी तौर पे 3rd हाउस में हो, यानी साहिब जायचा उठा और जाके नीम नहस घर में बैठा हुआ है, हार्डशिप के घर में, मेहनत के घर में, मसूफियत के घर में, और यहाँ पर बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, यानी पैदाइश से लेकर जब होश उसने संभाला है, होश संभालने के बाद फिर इसको होश नहीं आ सकी। ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाग दौड़, ट्रैवलिंग, आना जाना लगा ही रहेगा उसका। कम्युनिकेशन, राब्ते का, तीसरा घर राब्तों का घर भी होता है, कम्युनिकेशन का भी घर होता है। तो जैसे वक्ती जायचे में अगर आप सबको पूछे ना कि फ़लाँ शख्स मुझे छोड़ के चला गया, मेरा उससे राब्ता कब बहाल होगा, तो आप तीसरे घर से देख सकते हैं वक्ती जायचे में। अब हैरान होंगे वक्ती जायचा क्या होता है। तो तीसरे घर से राब्ते की बहाली भी देखी जाती है। और यहाँ से बैठकर जुपिटर नज़र डाल रहा है 5वें 7वें घर पे। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में हार्डशिप को पैदा करेगा, शराकतदारी में हार्डशिप को पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी 9th हाउस पे वालिद से ताल्लुकात में, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। मेहनत के बाद नसीब तो बेहतर करता रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11th हाउस पे। काम काज कारोबार का मुनाफा उस वक्त मिलेगा जब मेहनत करेगा, बग़ैर मेहनत के नहीं मिलेगा। और बाकी चीज़ें आपने ख़ुद से एक्सप्लोर करनी है इसकी। जुपिटर अगर जायचे के 4th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर अपने घर में ओन साइन का इसको फिर से मिलता है पंच महापुरुष योग हमसा। जुपिटर का जो योग है, यानी अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो जाता है कि पैदाइशी तौर पे ही ये अपनी माँ से भी बड़ा अटैच होगा, घर का सुख होगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सारी चीज़ें इसके नसीब, इसका मुकद्दर हैं। और यहाँ से ये नज़र डाल रहा है जायचे के, और साहिब जायचा यानी असेंडेंट का भी लॉर्ड है। तो साहिब जायचा भी एक इल्मी शख्सियत हो सकती है, एक रूहानी शख्सियत हो सकती है। उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, उसके अंदर इल्म सीखने की तड़प लाजमी होगी। वो अपने ख़ानदान का बड़ा हो सकता है, छोटी ही उम्र में बड़े बड़े फ़ैसले उससे करवाए जा सकते हैं। ये जुपिटर का ख़ासा है। और यहाँ से जुपिटर नज़र डाल रहा है 8वें घर पे। मुश्किलात, हर्डल से बरियो ज़िम्मा करेगा। यहाँ से नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, करियर में बेहतरी का पैदा होना। यहाँ से नज़र डाल रहा है जायचे के 12वें घर पे, यानी अखराजात में कमी वाक़ होना या इमिग्रेशन भी करवा देना, ड्यूल नेशनैलिटी भी होना, आना जाना लगा रहे। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ कि लेट सपोज़ जायचे का जो 10वां घर है, नंबर 6 जहाँ पे लिखा है, अगर इस जायचे में मरकरी ख़राब हो, लेट सपोज़ इस जायचे में मरकरी ख़राब है, और आप एक बंदे का जायचा देखते हैं, उसे कहते हैं कि भाई आप तो करियर में स्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि करियर का लॉर्ड ही ठीक नहीं है। लेकिन वो कहे कि जी अभी अभी मैंने 2 प्लाजे बनाए, मेरा तो बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है। हाँ, पहले 10 साल पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन 10 साल हो गए कि मैंने अभी 2-3 प्लाजे बनाए, मेरी तो इनकम बड़ी अच्छी जा रही है। हो सकता है कि लगन का जो लॉर्ड है जुपिटर 4थे घर में जो बाय बर्थ बैठा हुआ है, उसकी या तो दशा चल जाए क्योंकि उसकी नज़र पड़ रही है 10वें घर पर,
अगर किसी हाउस का प्लैनेट ख़राब हो तो उसके साथ साथ अगर सपोर्टिंग प्लैनेट्स नज़र डाल दें उस घर के ऊपर, तब भी फ़ायदा भी। जैसे पीछे मैंने अच्छाई को कहा था कि झटके लगेंगे, लेकिन अगर एक शख्स के जायचे में पैदाइशी ही मायूसी है तो उसके बीच में अच्छे दौर भी आ सकते हैं अगर उसके सपोर्टिंग प्लैनेट्स अच्छे हों। कि जुपिटर की दशा जब चले तो यहाँ से जुपिटर की 7वीं नज़र है 10वें घर पे, तो काम काज कारोबार में तरक्की पैदा कर सकता है जुपिटर। कि अगर आप उसके 10वें घर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, उसका स्टोन पहना के उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, उसकी रेमेडीज़ नहीं करवा सकते, कि अगर करवाएंगे तो खुदा ना खास्ता ख़राबी और हाईलाइट हो जाएगी, तो आप उन सपोर्टिंग प्लैनेट्स को एक्टिव कर दें जिनकी उस घर पे नज़र पड़ रही है, जो उस हाउस के साथ नज़र पड़ रही है, या वहाँ से अच्छे प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, गुजर रहे हैं वक्ती जायचे में। तो इस तरह से भी जायचे को ठीक किया जा सकता है। इसको कहते हैं हुक्म लगाना, यानी एक ख़राब चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करना या प्रेडिक्ट भी कर देना कि अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा तो इस अरसे में एक प्लैनेट है वो नज़र डालेगा आपके फ़लाँ घर के ऊपर जिसका ताल्लुक़ आपके करियर से है, तो इस अरसे में अगर आप अपने काम का पौधा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि इंसान सारी ज़िंदगी एक सिर्फ चारपाई पे पड़ा रहे और कुछ भी ना करे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 5th हाउस में हो तो यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा होता है। मोल तरकोन का मालिक है, छठी हिस्स को तेज़ करेगा, प्यार मोहब्बत के मामलात, फिर इल्म का घर, नॉलेज का घर है, तो इल्मी तौर के ऊपर भी साहिब जायचा को स्ट्रॉन्ग रखेगा, बेटे का योग बनाएगा, इनाम मिलता रहेगा, लॉटरियाँ निकलती रहेंगी, कहीं ना कहीं से ऐसी सपोर्ट मिलती रहेगी जो किसी इनाम से कम नहीं होगी। और यहाँ से जुपिटर की 5वीं नज़र है 9वें घर पे, नसीब को बेहतर किया, वालिद के लिए अच्छा किया, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करवाता रहेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र है 11वें घर पे, काम काज कारोबार का मुनाफा, ख्वाहिशात का पूरा होना, अच्छा सोशल सर्कल होना, अच्छे दोस्त होना। और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र है असेंडेंट पे, अपने ही घर को भी देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो साहिब जायचा के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 6ठे घर में आ जाए, अब यहाँ पर एक ख़राबी होती है, वो आप लिख लीजिएगा, उस खराबी का नाम है केंद्राधिपति दोष। यानी केंद्राधिपति दोष के केंद्र के दो घर केंद्र के पहला और चौथा जो जुपिटर के हैं, इन दोनों घरों का लॉर्ड जो है वो अब जाके नहस घर में बैठ गया, तो 2 घरों को इसने ख़राब कर दिया। साहिब जायचा को भी बीमारी में ले आया है, कर्ज़े में ले आया है, माँ को भी बीमारी में ले आया है, घर के सुख को भी रोक दुख तकलीफ़ में ले आया। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, इसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। यानी 2 घर अगर ख़राब हो जाए, और यहाँ से ये जिधर जिधर भी नज़र डालेगा 10वें घर पे, 7वें पे और दूसरे पे ख़राबियाँ ही देगा। जहाँ से आया है उनके लिए भी ख़राब, और जिधर जिधर देख रहा है उन घरों से रिलेटेड जो खसूसियात उनसे मंसूब हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो ख़र्चा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो लीगल मैटर्स हैं, चाहे वो मुस्तकिल मिजाजी है, हर चीज़ को अब वो ख़राब कर देगा। कि आप 10वें घर की कराकस की लिस्ट खोल लें, उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको, जो मुज़क्कर हैं उसको मुअन्नस कर दें, मुअन्नस को मुज़क्कर कर दें, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दें। ये अब सिस्टम उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 7th हाउस पे हो तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा, बड़ा इल्म वाला, बड़ा समझदार मिलता है, सुलझा हुआ, घर चलाने वाला या घर चलाने वाली। और यहाँ से शराकदारी को भी अगर देखें, पार्टनरशिप के लिए भी बड़ा अच्छा, कि अगर बिज़नेस पार्टनरशिप करता है उसमें फ़ायदा रहेगा, डेली कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे, ओपोनेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, जो भी काम करेगा बगैर लिखत पढ़त के कभी किसी के साथ नहीं करेगा, ज़ुबान भी काफ़ी होगी लेकिन साथ एग्रीमेंट करने पे भी यकीन रखेगा। और यहाँ से जुपिटर नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे, पहले घर पे और तीसरे घर पे, तो इन घरों से रिलेटेड चीज़ों को भी पॉजिटिविटी देगा।
ख्वाहिशात को, दोस्तों को, साहिब जायचा को, मेहनत और मेहनत का सिला। बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि एक तरफ बड़े बहन भाइयों को देख रहा है, दूसरी तरफ छोटे बहन भाइयों को भी देख रहा है, जुड़ा हुआ है उनके साथ। जुपिटर अगर जायचे के 8वें घर में हो तो यहाँ पर खुशबख्ती है आप लोगों की, एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि इसको शर्फ मिल गया। और 8वां घर जो कि एक नहज घर होता है, और यहाँ पर अगर शर्फ मिलेगा, क्या वो फ़ायदा देगा? नहीं देगा फ़ायदा। सोच लें एक दफ़ा, नहीं देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर फ़ायदा किसी काम का ये शर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसको केंद्राधिपति दोष भी लग गया है साथ। ये शर्फ जो है वो एक घड़े में छलांग मार दी है जुपिटर ने, खुद ही घड़ा खोदा है और ख़ुद ही उसमें जाके उसने जंप कर दी है, और ना उसके पास रस्सी है और ना दूर दूर तक कोई बंदा है जो उसको वहाँ से निकाले। हादसात में छलांग मार दी है, नाउमीदी में, मायूसी में, करप्शन में, रिश्वतखोरी, इल्लीगल एक्टिविटीज़, सेक्सुअल डिजीज़ का हाउस, बीमारियों का घर, डेथ फोबिया का घर। और यहाँ से जिधर जिधर भी नज़र डालेगा ये, एक तो पिछले जो 2 घर हैं लगन का और चौथा उसका भी सत्यानाश किया इसने, और जिधर जिधर ये देख रहा है 12वें घर पे, दूसरे घर पे, और अपने ही घर को, चौथे घर को भी नज़र डाल रहा है, तो वहाँ पर भी ख़राबी को पैदा करेगा। ख़र्चा, रिलेशनशिप्स, फिर उसके बाद घर का सुख, माँ से प्रॉब्लम्स। हाँ, एक काम हो सकता है यहाँ पे, ससुराल का बड़ा हमदर्द होगा, वफादार, कि अपनों की नहीं, अपनी माँ से लड़ाई होगी लेकिन सास के पाँव धो के पिएगा, क्योंकि बैठा कहाँ है, उन्हीं के कदमों में। तो यहाँ पर ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी घर जमाई वाली कैटेगरी नहीं आई है, वो अगले घर में है, ये 9th हाउस। अब ये क्यों है, ये कभी आप पूछिएगा तो तब बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। जी बोलिए। उसकी 2 तरह से नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे वो फेयर वर्कर का चेहरा है, एम है, तो या तो उस बंदे के पास इल्म नहीं होगा, या अगर होगा तो वो नेगेटिव इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ से पता चलेगा उसके पास इल्म बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंतशार फैलाने वाला। क्या आपने अक्सर टीवी चैनल्स, आजकल तो रमज़ान चल रहा है, उसमें आपने देखा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हज़रात होते हैं जो अपने इल्म की तशरीह इस तरह से करते हैं जो दूसरों को कई दफ़ा तकलीफ़ देती है, जो कहते हैं कि हम जो कह दें वही हरफ आखिर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये फिर इंतशार फैलाने वाले, इनको हम अबू जहल से तशरीह दे सकते हैं कि जिनका काम ही जहालत फैलाना है और कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ये इल्म जुपिटर का फ़ायदा नहीं देगा, ये नुकसान देगा। ठीक बेटा, इल्म देखें, इंसान को खाने का तो पता होगा ना, पीने का तो पता ही होगा उसको हम गवार कह देंगे कि पढ़ा लिखा जाहिल है। पढ़े लिखे जाहिल आपने कभी देखे हैं कि नहीं, कि पढ़ा लिखा जाहिल है, कि उसको तमीज़ ही नहीं है कि अपना इल्म जो है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना। तो इल्म जो है, इल्म सिर्फ ये नहीं होता कि आपको PhD स्कॉलर हों, आप कोई दरस निज़ामी कर लें, आप को साइंटिस्ट बन जाएं, आपको रिसर्च कर लें। इल्म जो है वो किसी भी नौइयत का हो सकता है। इंसान का जो जहन है ना, उसका जो शऊर है, उसकी बेदारी किसी भी सूरत में हो सकती है, सिर्फ़ किताबें पढ़ने से नहीं होती है, वो तजर्बा हासिल करने से होती है, वो मेहनत करने से होती है, मेहनत के बाद ठोकर खा के गिरने से भी होती है, जब इंसान को अक्ल आती है। तो जुपिटर का काम है ये, वो शऊर देना कि एक गलती जो कर ली है अब उसको दोहराना नहीं है। लेकिन अगर जुपिटर ख़राब हो तो फिर उन गलतियों को दोहराता रहता बार बार बंदा। तो इनको हम कहते हैं कि ये पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जुपिटर अगर जायचे के 5th हाउस में हो तो यहाँ पर जुपिटर
बहुत अच्छा होता है, साहिब ज़ायचा को का नसीब अच्छा करता है, कामयाबी, सक्सेस, वालिद के लिए अच्छा, मतलब हर चीज़ में बेहतरी को पैदा करता है कि ज़िंदगी में जुपिटर अगर डिग्री वाइज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी दशांतर दशा चले, उसमें तो बेपनाह फ़ायदे, मजहबी अकायद, मजहबी रुझान, चूँकि रिलीजस से भी ताल्लुक़ है 9th हाउस का, तो यहाँ से जिधर जिधर नज़र डालेगा, पहले घर पे, तीसरे पे, 5वें पे, वहाँ पर पॉजिटिविटी को पैदा करता चला जाएगा। जुपिटर अगर ज़ायचे के 10th हाउस में मौजूद है बाय बर्थ, तो यहाँ पर जुपिटर का होना अच्छा होता है, यहाँ पर बेनिफिशियल होता है करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, मुस्तकिल मिजाजी के लिए। फिर जिधर जिधर नज़र डाल रहा है, दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, बीमारी को कंट्रोल करता है, फाइनेंस को ठीक करेगा, घर के सुख को बेहतर करेगा, वालदा से प्यार मोहब्बत को पैदा करेगा। जुपिटर अगर ज़ायचे के 11th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो ख्वाहिशात के लिए ज़िंदगी को गुजारना, दोस्तों के लिए ज़िंदगी को गुजारना, सोशलाइजिंग करना, करियर का प्रॉफिट दिलवाना, और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा है, तीसरे घर पे मेहनत का सिला दिलवाना, बेटे का योग बनेगा, प्यार मोहब्बत में आसानी रहेगी, शरीक हयात उसको अच्छा मिलेगा, लाइफ पार्टनर उसका सुलझा हुआ और समझदार होगा। और जुपिटर अगर ज़ायचे के 12th हाउस में हो तो यहाँ पर इसको मिलता है केंद्राधिपति दोष, यानी यहाँ पर जुपिटर ख़राब होता है। 2 घरों का लॉर्ड ख़राब है, इस घर में भी ख़राबी देगा, और जिधर जिधर देख रहा है, चौथे घर पे, छठे घर पे और 8वें घर पे, वहाँ भी ख़राबियों को एक्टिव रखेगा। अपनी दशांतर दशा में तो ज़्यादा एक्टिव रखेगा। बस एक काम इधर हो सकता है कि इमिग्रेशन, चूँकि चौथा घर है ना, बैठे कहाँ है, जुदाई के घर में, कि घर वालों से दूर किसी और जगह पे सेटलमेंट अलग से करवाता हुआ दिखाई देता है। इस ज़ायचे में जुपिटर जहाँ जहाँ पे अच्छा होगा, आप उसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। पहले घर में, चौथे घर में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में। बाकी घरों में अगर जुपिटर कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर बाकी घरों में भी आप इसका स्टोन लेके पहन सकते हैं। लेकिन अगर ये कम्बस्ट नहीं है तो फिर आप इसके सिर्फ सदके देंगे। अगली क्लास की जाने बढ़ते हैं।